Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 हस्तियों को मनोनीत किया है। ये चारों हस्तियां अलग अलग क्षेत्रों से हैं। ये मनोनयन पूर्व में नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों के मद्देनजर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोनीत सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने आतंकी मामलों पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन मस्ते, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रख्यात इतिहासकार और शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को संसद के उच्च सदन के लिए नामित किया है। ये सार्वजनिक सेवा और छात्रवृत्ति में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। उज्ज्वल निकम को हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों को संभालने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में आतंकी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में सरकारी वकील के रूप में जबरदस्त पैरवी की थी। साथ ही 1993 के बॉम्बे विस्फोट मामले में भी वो सरकारी वकील रह चुके हैं। वहीं अपने विशिष्ट राजनयिक करियर के लिए जाने जाने वाले हर्षवर्धन श्रृंगला अमेरिका और बांग्लादेश में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वो जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक विदेश सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। अन्य नव मनोनीत सदस्यों में केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं, जिन्होंने दशकों तक जमीनी स्तर पर सेवा की है, तथा मीनाक्षी जैन जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। उन्हें भारतीय इतिहास और सभ्यता के अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सरकार और विपक्षी दलों के बीच टकराव की आशंका है। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के कदम पर विपक्षी दलों द्वारा कड़ी चिंता व्यक्त किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा कांग्रेस पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कूटनीतिक पहल पर चर्चा की मांग करती रही है। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी अपने 10 जनपद आवास पर करेंगी। सरकार ने घोषणा की है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। ये पूर्व नियोजित अवधि से 1 सप्ताह अधिक है, जिससे भारी विधायी एजेंडे का संकेत मिलता है। शहीद दिवस के अवसर पर कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका के चलते श्रीनगर शहर की ओर जाने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस और केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। अधिकारियों ने बताया कि केवल अधिकारियों और सुरक्षा बलों के वाहनों को ही प्रवेश मार्गों पर लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की अनुमति दी गई। अधिकारियों ने पुराने शहर के नौहट्टा इलाके में शहीदों के कब्रिस्तान की ओर जाने वाले सभी सड़कों को सील कर दिया। वहीं सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया कि उनके कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अनुमति के लिए श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि जनता को इन निर्देशों का पालन करने और जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन नहीं करने की सलाह दी जाती है। पुलिस ने चेतावनी दी कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अलोकतांत्रिक कदम है कि घरों को बाहर से बंद कर दिया गया। पुलिस और केंद्रीय बलों को जेलर की तरह तैनात किया गया है। श्रीनगर के प्रमुख पुलों को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उस ऐतिहासिक कब्रिस्तान पर लोगों को जाने से रोका जाए, जहां वो लोग दफन हैं जिन्होंने कश्मीरियों को आवाज देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए अपनी जान दी। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि कानून व्यवस्था वाली सरकार किस बात से इतना डरती है। बता दें, कश्मीर में तत्कालीन डोगरा शासन के खिलाफ आवाज उठाने पर 1931 में श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने 21 लोगों को मार दिया गया था। हर साल 13 जुलाई को इस दिन को स्थानीय लोग शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं।
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर कोटा श्रीनिवास राव का लंबी बीमारी के बाद हैदराबाद में उनके आवास पर निधन हो गया। उनकी उम्र 83 साल की थी। श्रीनिवास राव ने अपनी पूरी जिंदगी थिएटर में बिताई और तेलुगु फिल्मों में भी खूब नाम कमाया। उनके निधन से न केवल साउथ सिनेमा के लोगों को बल्कि पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी झटका लगा है। बहुत ही कम समय में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी। कोटा श्रीनिवास राव को खलनायक के किरदार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। 10 जुलाई 1942 को आंध्र प्रदेश के कांकीपाडू में जन्मे कोटा श्रीनिवास एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, जिन्होंने लंबी बीमारी के चलते 83 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके पिता सीताराम एक डॉक्टर थे। कोटा श्रीनिवास राव बचपन में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया और कॉलेज के दिनों में अपने एक्टिंग के जुनून को पूरा करने के लिए थिएटर से जुड़ गए। साथ ही साथ स्टेट बैंक में नौकरी भी की। उन्होंने 1978 में प्रणाम खरीदू से अपनी शुरुआत की थी। वो 1990 के दशक में भाजपा में शामिल हुए और 1999 में विजयवाड़ा सीट से आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बिहार में एसआईआर के दौरान घर घर जाकर किए गए दौरे में बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त 2025 के बाद उचित जांच के बाद उनके नाम 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। उम्मीद है कि 30 सितंबर के बाद आयोग इस संख्या के आंकड़े भी उजागर करे। बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के तहत मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब तक 80% से अधिक मतदाताओं ने अपने बारे में आवश्यक जानकारी यानी नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, वोटर पहचान पत्र नंबर सहित फॉर्म जमा कर दिए हैं। हालांकि आयोग ने इस काम के लिए अंतिम तारीख 25 जुलाई तय की है, लेकिन उम्मीद है कि तय समय सीमा से पहले ही ये काम पूरा हो जाएगा। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग बता रहा है कि 80% से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। हम लोगों का फॉर्म तो अभी तक भरा नहीं है। आयोग को बताना चाहिए कि उनका दावा है कि 80% से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, वो सच है या फिर क्या है? चुनाव आयोग नहीं बता रहा है कि जो फॉर्म भरे गए हैं उनमें कितने सत्यापित हैं और कितने असली हैं। वहीं चुनाव आयोग के खुलासे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल और राजद सांसद मनोज झा ने भी सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर रेलवे स्टेशन के पास कच्चा तेल ले जा रही एक मालगाड़ी सुबह पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। हादसे में आग इतनी फैल गई कि वहां मौजूद इलेक्ट्रिक रूम भी चपेट में आ गए। इसकी वजह से कई एक्सप्रेस ट्रेनें रुक गईं। दमकल की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हादसे की जांच की जा रही है। तमिलनाडु के मंत्री नासर ने घटनास्थल का दौरा किया। बचाव कार्य वहां तेज कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से दुर्घटना स्थल के पास के घरों में लगे सिलेंडरों को हटाया जा रहा है। आग लगने के कारण अरकोणम रूट पर ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह ट्रेन में आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दक्षिण रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि तिरुवल्लुर के पास आग लगने की घटना के कारण सुरक्षा उपाय के तौर पर ओवरहेड पावर बंद कर दिया गया है। इसके कारण ट्रेन संचालन में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो यात्रा से पहले लेटेस्ट अपडेट जरूर देख लें। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली के वसंत विहार में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये घटना देर रात करीब 1:45 बजे की बताई जा रही है। ये घटना वसंत विहार के शिवा कैंप के सामने हुई। कुछ लोग अपने परिवार के साथ सड़क किनारे सो रहे थे। एक सफेद रंग की ऑडी कार तेज रफ्तार से आई और सो रहे लोगों को कुचल डाला। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान 40 वर्षीय उत्सव शेखर के रूप में हुई है। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि ड्राइवर घटना के समय शराब के नशे में धुत था। ज्यादा नशा करने की वजह से अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पाया।
पुलिस के अनुसार इस हादसे के पीड़ित राजस्थान के रहने वाले हैं और दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। कोटा जिले के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 4:30 बजे एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई। घायलों को एम्बुलेंस से कोटा MBS अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार बस इंदौर से करौली जा रही थी। रास्ते में किसी वाहन से टकराने के कारण ये दुर्घटना हुई। 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली जिले के रहने वाले लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर मध्य प्रदेश के इंदौर से लौट रहे थे, जब उनकी गाड़ी भीषण हादसे का शिकार हो गई। वाहन बूढ़ादीत क्षेत्र में चंबल नदी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अज्ञात वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन से भी भिड़ गई। इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी एक हादसा हुआ। कुलगाम के खड़ोनी में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 10 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा कुलगाम में ओवरटेक करने के चलते हुआ। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो गई है। इस पवित्र यात्रा में अब तक 1,63,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही जम्मू से 6,639 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 1.63 लाख लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आज 6,639 तीर्थयात्रियों का एक और समूह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 2 सुरक्षा काफिलों के साथ कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये यात्रा पहलगाम हमले के बाद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें भोपाल ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। भोपाल पिछले साल 5वें स्थान पर था। वहीं अहमदाबाद ने सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला और लखनऊ ने 44वें पायदान से छलांग लगाकर तीसरा स्थान पाया है। भोपाल नगर निगम को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिल चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को नई दिल्ली में टॉप शहरों को अवार्ड देंगी। आधिकारिक घोषणा भी वहीं होगी। इधर दूसरा स्थान आने पर भोपाल नगर निगम भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन सच यह है कि इस बार उसका मुकाबला सबसे साफ शहरों से था भी नहीं। और अब खबरें दुनिया भर की। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोनों से बमबारी की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस बमबारी के बाद पिछले 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयासों को धक्का लगा है और युद्ध खत्म होने की उम्मीद और कम हो गई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूसी सेना ने दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के बुकोविना इलाके में 4 ड्रोन और 1 मिसाइल से हमले किए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। ड्रोन के गिरे मलबे के कारण 2 और लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पश्चिमी लविव क्षेत्र में ड्रोन हमले में 6 लोग घायल हो गए। पूर्वोत्तर यूक्रेन के खार्किव में 8 ड्रोन और 2 मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने शनिवार रात यूक्रेन में 597 ड्रोन और नकली ड्रोन के साथ 26 क्रूज मिसाइलें दागी। इनमें से 319 ड्रोन और 25 क्रूज मिसाइलें मार गिराई गईं और 258 नकली ड्रोन खो गए, संभवतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम हो गए थे। रूस ने बीते कुछ दिनों में यूक्रेन के शहरों पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन पर रात भर में 700 से ज्यादा हमलावर और नकली ड्रोन दागे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and
Let's smile.